आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ प्लांटेशन में। स्टूडेंट, आपने पीछे पेरीमीटर के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने कुछ शेप्स के पेरीमीटर निकालना सीखे, जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आज हम बात करने वाले हैं एरिया के बारे में। चलिए तो देखते हैं एरिया क्या होता है। एरिया को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। यहाँ हम कुछ शेप्स लेके आपको समझाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। हम कुछ शेप्स ले रहे हैं बच्चों। ये ए टाइप का शेप है, इसको हम टाइप बी मान लेते हैं। और इसको हम टाइप सी मान लेते हैं। एक टाइप और देख लेंगे आप। सपोज करो एक लीफ का ही शेप है, क्लोज शेप। तो ये भी हुआ बच्चों। मैंने अभी पेरीमीटर जो निकालना सीखा उसमें क्या सीखा था, अक्सर क्लोज शेप के ही पेरीमीटर निकलते हैं। अब ध्यान देंगे, ये जितने भी शेप हैं, यहां पर जैसे सर्कुलर शेप है, ये भी सर्कुलर शेप है, बट इन दोनों ने कुछ न कुछ अपना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है। बेशक ये थोड़ा कम जगह ले रखा है या थोड़ा ज्यादा जगह ले रखा है। अगर नॉर्मली आपको पूछा जाए कि किसने ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई रखा है, तो आप देख के बता सकते हैं कि ये सर्कल ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है। अगर हम रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं तो भी आप देखेंगे कि इसने भी कुछ न कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, इसने भी 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 कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, और इसने भी कुछ स्पेस ऑक्युपाई रखा है। आपने सब सारे शेप्स में अपने क्या देखा, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, चाहे वो लीप यानी कि किसी भी नॉर्मल शेप में हो, नॉर्मल क्लोज शेप में हो, बट सब ने थोड़ा न थोड़ा स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, थोड़ा या ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है। तो उसने कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, इसी को हम एरिया में पढ़ते हैं। इसी को हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल में जानते हैं कि इसको एरिया कैसे निकाला जाए। चलिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दो अभी एरिया निकालना सीखना है, एक रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे आप। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि डेफिनेशन क्या होता है एरिया का, तो ज्यादा बेहतर होगा। लिखिए, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड by a closed figure is called its area। यहां समझिए कि ये क्या कह रहा है डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन समझना भी जरूरी है। अगर आपसे ही कोई पूछ दे कि भैया एरिया तो आपने पढ़ लिया, एरिया कहते किसको है, अगर आपको समझाने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे समझा पाएंगे। तो किसी भी क्लोज शेप का जो अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड होगा, यानी कि इतना क्षेत्र ये घिरा हुआ है इस शेप से यानी कि ये रेक्टेंगुलर शेप से इतना क्षेत्र घिरा हुआ है, तो उसे ही हम एरिया बोलेंगे। जो भी अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड होगा किसी क्लोज्ड सरफेस से, क्लोज्ड शेप से, तो वो उसका एरिया कहलाएगा। बस यही आपका डेफिनेशन है। अब आप रेक्टेंगुलर का एरिया निकालना कैसे, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, वो जरा ध्यान देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड।
थोड़ी बहुत स्क्वायर में और रेक्टेंगल में सिमिलैरिटी है, जिसको हम पहले समझ लेते हैं। यहां देखिए, ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है और ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है 4 साइड से बना हुआ कोई भी क्लोज शेप क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब देखिए, यहां पर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं रेक्टेंगल के, स्क्वायर के भी अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ऑल साइड्स आर 90 डिग्री इन रेक्टेंगल एज वेल एज इन स्क्वायर ऑल्सो। सारे साइड्स 90 डिग्री होते हैं। उसके बाद अपोजिट साइड इक्वल होता है रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में भी। इसलिए बच्चों, हम स्क्वायर को एक रेक्टेंगल मान सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को हम एक स्क्वायर नहीं मान सकते हैं। उसका एक और एकमात्र कारण है कि रेक्टेंगल का सारा गुण स्क्वायर में अवेलेबल है और इसका स्क्वायर का सारा गुण रेक्टेंगल में अवेलेबल नहीं है। तो कौन सा ऐसा गुण है जो रेक्टेंगल में अवेलेबल नहीं है स्क्वायर वाला? तो वो एक मात्र गुण है जो कि चारों साइड स्क्वायर में इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल नहीं होते हैं। बस इसी फर्क के कारण आपके फॉर्मूला में थोड़ा सा नाम बदल गया है, बल्कि आप फॉर्मूला अगर देखेंगे ध्यान से तो फॉर्मूला वही है आपका। अब देखो जरा, इसके लिए लेंथ क्या हुआ, ये हुआ, और ब्रेथ क्या हुआ, ये हुआ। तो अब क्या करते हैं, L इंटू बी कर रहे हैं, तो L इंटू अपने बी फॉर्मूला लिख दिया। अब ध्यान देंगे यहां पर, ये इसके इस स्क्वायर के लिए लेंथ क्या हुआ, ये होगा, और ब्रेथ क्या हुआ, ये हुआ। तो आप L इंटू बी ही तो कर रहे हैं यहाँ पर। अगर क्योंकि चूंकि इसमें सब सेम होता है, इसलिए आप इसको भी A मानेंगे तो ये भी A हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सारा A हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर A इंटू A कर रहे हैं। अगर यही डिफरेंट होता, ये L थोड़ा सा बड़ा होता, बी छोटा होता, तो आप इसका नाम चेंज कर देते और लिख देते लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला में भी सिमिलैरिटी है। तो आप एक पॉइंट नोट कर लेंगे कि ऑल स्क्वायर कैन बी कॉल्ड ए रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल कैन नॉट बी अ स्क्वायर। ये ध्यान देने वाली बात होगी। तो ये थे हमें एरिया के कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम चलेंगे आपके बुक के एग्जाम्पल पर। तो आइए आप देखते हैं आपके बुक का एग्जाम्पल। बच्चों, हम आ गए हैं पेज नंबर 215 पर, जिसमें एग्जाम्पल 10, 11, 12 ये जो है आपको ये एस्टिमेशन के बेस पे इसमें एरिया निकाला जाता है। कुछ ऐसे शेप्स होते हैं जिसको आप नॉर्मली मेजर करके उसका बाउंड्री निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए हम ग्राफ पेपर का मदद लेते हैं। ग्राफ पेपर आपको छोटे छोटे स्क्वायर यूनिट्स में डिवाइड किए हुए होते हैं, जिसके ऊपर आप इस फिगर को रखकर या इसको बना ड्रॉ करके आप इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको अगर समझना है तो आप देख सकते हैं कि 10.10 और 10.11 में आपको दो फिगर दिए गए हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 को डिनोट करता है। इसमें आप अलग अलग फिगर दिए गए हैं जो कि कुछ आपको स्क्वायर यूनिट को फुलफिल कर रहे हैं और कुछ पार्शियली मतलब ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इसी बेस पे आप इसको काउंट करके ही इसका एस्टिमेशन लगा सकते हैं। इसका कोई खास जो है सो वो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, वो आपको एस्टिमेशन के बेस पे ही इसका निर्धारण होता है। तो इसलिए इसमें कोई खास आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज 10.2 भी आधारित है। तो हम आपको आज एरिया के कुछ एग्जांपल पर डिस्कस कर लेंगे जो कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के से संबंधित हैं, और उसी के बेस पे मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो आपको एक्सरसाइज 10.3 के ऊपर एक एक क्वेश्चन के ऊपर सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम पेज नंबर 17 पर देखते हैं। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में समझाया गया है। बच्चों, मैंने पीछे भी आपको बताया कि एरिया सबसे पहले रेक्टेंगल होता क्या है, जिसके अपोजिट साइड इक्वल हों और जिसके ऑल साइड्स 90 डिग्री के हों, ये आपको रेक्टेंगल कहलाता है। और उसका एरिया निकालना, पहले आपने पेरीमीटर समझ लिया कि पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपको समझना है उसका एरिया। एरिया के लिए कुछ नहीं करना बच्चों, आपको उसके लेंथ को उसके ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के सामने आ जाएगा।
ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर की चर्चा करते हैं। स्क्वायर क्या होता है ये भी पहले जान लेते हैं और पहले बता भी चुके हैं बच्चों मैंने आपको। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर जानना है तो सबसे पहले ये समझिए कि आपको स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर वो होता है जिसके चारों साइड इक्वल हों और जिसके आपस में डायगोनल, जो कि मैं आपको ड्रॉ करके बता सकता हूँ। ये देखिए, अगर ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ये आपको स्क्वायर अगर जूम कर लें सारा साइड्स इक्वल हो तो इसके जो ये होते हैं ना, आपको अपोजिट वर्टाइज को मिलाने वाला रेखा या लाइन, वो आपको इसका डायगोनल कहलाता है, जो आपस में सेम होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं। और सब साइड सारे इसके 90 डिग्री के होते हैं, वो आपको स्क्वायर कहलाता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, उसके साइड्स को अगले दूसरे वाले साइड से, यानी कि सारे साइड तो इक्वल ही होते हैं, तो एक साइड को अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो भी आपका उसका एरिया निकल जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आपको मैंने पीछे भी बता चुका हूं और अभी भी दोबारा बता रहा हूं, किसी भी मेंसुरेशन के एग्जाम्पल को या क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके फिगर ड्रॉ करते हैं। बिना फिगर ड्रॉ किए आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं होगी और आपको अच्छे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ एक फिगर ड्रॉ कर लेना है रेक्टेंगल का, जिसमें आपको लेंथ लेना है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ लेना है 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ 12 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखना है 14 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर। अब एक स्क्वायर का फिगर बनाना है जिसका सारा साइड 8 मीटर लेना है। ठीक है। और उसको एरिया का ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा के साइड इंटू साइड 8 मीटर इंटू 8 मीटर इक्वल टू 64 मीटर लिख देना है। फिगर जरूर बनाना है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 15 पे हम आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड। बच्चों आप ध्यान देंगे, अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है और आपको उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है पहले ये समझिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर आपको लेंथ निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में ब्रेथ से भाग दे देंगे, और अगर आपको ब्रेथ निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो आपका उसका लेंथ और ब्रेथ आसानी से निकाला जा सकता है। इसमें भी सॉल्यूशन में भी वही बताया गया है। अगर इसमें आपको फाइंड करना है उसका विड्थ, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लेना है 36 के स्क्वायर मीटर, लेंथ लिखना है 9 सेंटीमीटर, विड्थ आपको निकालना है। विड्थ के लिए मैंने आपको बताया है, एरिया में आपको लेंथ से डिवाइड करना है, आपको विड्थ निकल के सामने आ जाएगा। तो इसीलिए आगे देखिए लिखा भी हुआ है कि द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड इज 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 16 में कहता है कि बॉब वांट टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाय स्क्वायर टाइल्स। इफ ईच स्क्वायर टाइल इज ऑफ साइड 0.5 मीटर देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको कोई रूम है और रूम का डायमेंशन दे दिया जाए और एक उसको टाइल से मतलब भरना है, यानी कि टाइल लगवाना है, और उसके लिए भी टाइल का भी आपको डायमेंशन दे दिया जाए, तो बस आपको बस ये देखना है कि रूम स्क्वायरल शेप में है या स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगुलर शेप में है। तो अगर स्क्वायर शेप में है तो आपको स्क्वायर वाला एरिया का फार्मूला लगाना है, और अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लगाना है। फिर टाइल्स को भी देखना है, टाइल भी स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगल शेप में है, वो आपको लेंथ और उसके ब्रेथ के लेंथ से पता लग जाएगा। अगर सारा साइड इक्वल है तो आपको स्क्वायर होगा, और यदि अपोजिट साइड इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा। उसके बेस पे आपको निकालना है। तो अगर आपको इस टाइल्स का नंबर ऑफ टाइल निकालना है तो आपको द एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ टाइल करना पड़ेगा आपको। इससे आपका जो नंबर ऑफ टाइल कितने लगेंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया, इसको एक बार समझेंगे। टोटल एरिया ऑफ टाइल मस्ट बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम। मैंने पहले भी कहा है कि आपको जितना बड़ा रूम रहेगा उतना तो टाइल चाहिए ही चाहिए, तो उतने ही एरिया का टाइल भी चाहिए आपको।
आपको देखिए लेंथ ऑफ द रूम दिया हुआ है 4 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रूम दिया हुआ है 3 मीटर, तो आप आसानी से एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में हो गया, लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है। अगर आपको लेंथ और ब्रेथ सेम होता तो आप स्क्वायर समझते और स्क्वायर के जो एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड वो लगाते, बट यहाँ पर रेक्टेंगल है इसीलिए एरिया ऑफ द फ्लोर लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया और इससे 12 स्क्वायर मीटर निकल गया। फिर आप टाइल का भी निकाल लेंगे, टाइल स्क्वायर शेप में है इसीलिए बता दिया है कि एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल इक्वल टू साइड इंटू साइड 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर इक्वल टू 0.25 स्क्वायर मीटर। अब दोनों का एरिया निकल गया, रूम का एरिया में आप टाइल का एरिया से डिवाइड कर दीजिए और जिससे आपको टाइल का नंबर ऑफ टाइल निकल जाएगा। तो इसीलिए देखिए लिखा भी हुआ है नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। अब जो है सो उसके बाद उसको डिवाइड करके 48 टाइल के रिक्वायरमेंट है वो आपको सामने निकल के आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 17 पर बात करते हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया इन ए स्क्वायर मीटर ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। अब लेंथ से इसका मेजरमेंट से ही पता चल रहा है कि रेक्टेंगुलर शेप में है क्योंकि जो है इसका लेंथ अलग है और विड्थ अलग है। तो आप जो है इसका आसानी से जो है सो लेंथ और ब्रेथ के बेस पे आप जो है इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ द क्लॉथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द क्लॉथ एंड विड्थ ऑफ द क्लॉथ, और यहाँ पर 2 मीटर इंटू 1.525 मीटर इसका टू 2.50 स्क्वायर मीटर। तो ये थे बच्चों आपको कुछ एग्जाम्पल जो कि एरिया से रिलेटेड थे। अब हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे वो आपको एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे और उसके बाद क्लास 6 का जो है मेंसुरेशन का समापन हो जाएगा और हम नेक्स्ट क्लास यानी कि 7th के मेंसुरेशन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिए जिससे कि आप लाभान्वित हो सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों हमारे वीडियो को देखने के लिए। आगे लाइक शेयर ज़रूर करें।